हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप सभी को जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। लगातार हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करवा रहे हैं पीपीबी की, है ना। जिस सब्जेक्ट की हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, ये पेपर होने वाला है 16 ऑफ जून को। अगर इस पेपर की बात करूं तो ये पेपर कब होगा आपका 16 ऑफ जून को, 16 जून को आपका पेपर होने वाला है। और इस पेपर को पास करने के लिए, है ना, आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर फोकस करना होगा। ओके। एंड इस पेपर में अपना जो टारगेट है वो बना के चलें कि मुझे कम से कम 60+ मार्क्स लेकर आने हैं। और इसी टारगेट के साथ में हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो यस्टरडे मैंने आप सभी को मॉड्यूल सी की, ठीक है, यस्टरडे हम लोगों ने मॉड्यूल सी की 4 आवर्स की, 4 आवर, है ना, 4 घंटे की। कल एक जो मैराथन क्लास है पेड क्लासेस में, है ना, अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है तो उसमें कल 4 घंटे की एक मैराथन क्लास हमने आप सभी को प्रोवाइड कराई थी। और इस मैराथन क्लास में हमने मॉड्यूल सी का ही डिस्कशन किया था। चलिए, तो जिस टॉपिक के बारे में वो कल मैराथन क्लास हुई थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, सो दैट, है ना, आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी उसी के अकॉर्डिंग हो। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क एंड ईएफटी सिस्टम, यूनिट नंबर 45 है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मॉड्यूल सी। ये किसका, मॉड्यूल सी का यहां पर पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है और क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द बैंकिंग सेक्टर। है ना, अगर हम किसकी बात करते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है ना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, अगर हम इंपैक्ट की बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर पर, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको दिखाता है यहां पर। तो वी हैव 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में 4 ऑप्शन है यहां पर। पहला ऑप्शन कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज हैड ए मिनिमल इंपैक्ट ऑन द बैंकिंग सेक्टर with traditional paper based transactions still being the preferred method. B कहता है advent of information technology in banking has led to the development of electronic fund transfer system, making banking more accessible and efficient. C कहता है information technology has primarily influenced the marketing strategies of banks with little effect on the actual transactions process. डी कहता है द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग इज लिमिटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एमआईसीआर टेक्नोलॉजी फॉर चेक क्लियरेंस। इनमें से हम कहां पर टिक करें, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा। यहां पर ध्यान से पढ़िए। यस, तो यहां पर हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे। अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, उसने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है एंड जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और एसेसिबल हो गए हैं कस्टमर के लिए। आज के समय में कस्टमर कहीं एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग को एक्सेस कर सकता है। कस्टमर के द्वारा एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग एक्सेस की जा सकती है यहाँ पर। किसकी वजह से, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क इन बैंकिंग। इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है जब हम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को बैंकिंग में इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं। तो यहां पर कोई एक नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है, कोई 3 जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव है, कोई एक ऑप्शन है जो यहां पर नेगेटिव है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को पढ़ना है, आप कैपेबल हैं आंसर करने के, ठीक है, आप आंसर कर सकते हैं हर क्वेश्चन का। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जो आंसर है वो जरूर करते जाएं, सो दैट इसका जो एडवांटेज है आपको मिले, इसका जो फायदा है वो आपको मिले यहां पर। यस, इनमें से हम कहां पर टिक करें, कौन सा है जो हमारा करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। यस, तो यहां पर हम किसके ऊपर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इट इज द एलिमिनेशन ऑफ पेपर बेस्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। तो यहां पर क्या डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से पेपर बेस्ड जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, बिल्कुल खत्म हो गए? नहीं, चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट को बिल्कुल इसने एलिमिनेट नहीं किया। अभी भी जो ट्रेडिशनल मेथड हैं पेमेंट्स के अभी भी यूज हो रहे हैं, चेक्स का अभी भी यूज हो रहा है, डिमांड ड्राफ्ट का अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ये अभी भी यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, कॉस्ट एंड टाइम में रिडक्शन हुआ है डेटा ट्रांसफर को लेकर, दैट इज करेक्ट। ठीक है, उसके साथ साथ एबिलिटी टू कनेक्ट कंप्यूटर लोकेटेड इन ज्योग्राफिकल डिस्परेट लोकेशंस, है ना। अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी में नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो कंप्यूटर फैले हुए हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज करेक्ट, है ना, बिल्कुल सही है यहाँ पर। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर दी रिसोर्स शेयरिंग, यहाँ पर तो डेटा को आप शेयर कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ए बी डी करेक्ट हैं और सी हमारा रॉन्ग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मॉडम। अगर हम मॉडम के प्राइमरी फंक्शन की बात करें, व्हाट इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए मॉडम इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर हम किसके डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं तो वहां पर जो मॉडम होती है, मॉडम का प्राइमरी फंक्शन क्या है ना, पहला काम क्या है, जो मेन काम है मॉडम का वो क्या होता है यहाँ पर। ऑप्शन ए कहता है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर्स। तो कल मैंने आपको क्लास में बताया था, अगर आपने यस्टरडे वाली क्लास अटेंड की है तो 100% आपको आंसर पता होगा इसका, बिल्कुल भूल नहीं सकते आप। टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ए ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन, वाइस वर्सा एंश्योरिंग डेटा रिलायबिलिटी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। सी कहता है टू एक्ट एज ए फायरवॉल प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। एंड डी कहता है टू कंप्रेस डिजिटल डेटा टू फैसिलिटेट क्विकर ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क केबल्स। बताइए इनमें से हम कहां पर टिक करें। यस, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहां पर बी, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, जो डिजिटल सिग्नल है उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, जो यहाँ पर टेलीफोन लाइन के थ्रू घूमते रहते हैं, जो टेलीफोन लाइन के थ्रू यहाँ पर कंप्यूटर तक पहुंचते हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डिजिटल सिग्नल को रीड कर पाता है और टेलीफोन लाइन ट्रांसमिट करती है यहाँ पर एनालॉग सिग्नल को, तो इनका जो कन्वर्जन करने का जो काम है ना, कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करती है, मॉडम। तो मॉडम का यहाँ पर कन्वर्जन का काम रहता है। ठीक है, तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडियम इज डिस्क्राइब एज बीइंग इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस सपोर्टिंग हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट्स एंड यूटिलाइजिंग ए बीम ऑफ लाइट फॉर डेटा ट्रांसफर। ऑप्शन ए कहता है ट्विस्टेड पेयर होंगे, बी कोक्सल केबल होगा, सी ऑप्टिकल फाइबर, डी माइक्रोवेव। इन चारों में से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें, है ना, इन चारों में से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले। तो जो इनमें से कौन सा एज ए ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पर यूज करते हैं यहाँ पर, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस का कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, है ना, जो बहुत ज्यादा बादल होते हैं, बिजली कड़कती है ना, और उसके बाद में मौसम खराब होता है तो सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब होते हैं यहाँ पर, है ना, सिग्नल डिस्टर्ब होते हैं यहाँ पर। लेकिन इनमें से अगर आप किसको देखेंगे, जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स होती हैं उसमें सिग्नल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और इसमें जो डेटा है वो 2 GB पर सेकंड तक, ठीक है, 2 GB पर सेकंड तक यहाँ पर जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। आज के समय में देखोगे इंडिया में पूरे भारत के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं वो बिछाई जा रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाया जा रहा है सो दैट, है ना, आपके घर तक जो वाईफाई की फैसिलिटी है, हाई स्पीड जो इंटरनेट है वो आपके घर तक पहुंचे, है ना। और इसमें जियो की तरफ से बहुत बड़ा जो कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर इन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर हम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो मल्टीप्लेक्सर है वो क्या रोल प्ले करता है, मल्टीप्लेक्सर का क्या रोल रहता है यहाँ पर। तो मल्टीप्लेक्सर का रोल बताइए क्या रहेगा इसमें, है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीप्लेक्सर।
तो यहां पर भी हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, चारों को पढ़ना है हमें। ऑप्शन ए कहता है इट एक्ट एज ए फायरवॉल टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। बी कहता है इट इज ए डिवाइस दैट enables the simultaneous transmission of multiple signals over a single physical channel, combining inputs from various sources of the efficient data transfer. C कहता है it is responsible for converting digital signal into analog signal for transmission over telephone lines. उसके बाद में D कहता है it serve a primary storage device for data before it is transmitted over the network. तो मल्टीप्लेक्सर क्या काम करेगा, मल्टीप्लेक्सर का क्या काम रहने वाला है, तो भाई मल्टीप्लेक्सर काम करता है यहाँ पर, है ना। ये एक ऐसे डिवाइस है जो यहाँ पर साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन करता है मल्टीपल सिग्नल, है ना, किसी सिंगल फिजिकल चैनल से। मैंने आपको क्लास में बताया था, यहाँ पर जो सिंगल फिजिकल चैनल है वहां से डेटा आया है ना, जो सिंगल फिजिकल चैनल है मान लेते हैं वहां से डेटा आया है, ठीक है, इस डिवाइस के पास में ये मल्टीप्लेक्सर होगा यहाँ पर। और मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स है वहां पर डेटा को ट्रांसमिट कर देगा, सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा यहाँ पर। तो सिंगल चैनल से सिग्नल्स आएंगे हैं, उनको मल्टीपल चैनल्स में यहाँ पर उसका ट्रांसमिशन कर देगा, मल्टीपल चैनल्स में उसको भेज देगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से ये रोल प्ले करता है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहाँ पर, ये क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फ्रंट एंड प्रोसेसर FEP। जो फ्रंट एंड प्रोसेसर होता है, ठीक है, किसकी बात करते हैं, जो फ्रंट एंड प्रोसेसर की बात करते हैं, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। जब हम किसकी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें ये क्या रोल प्ले करेगा। ऑप्शन ए कहता है टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन की जो डेटा ट्रांसमिशन है बाय द इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड डेटा, है ना, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेगा यहाँ पर। चलिए आई थिंक सभी को आंसर मिला होगा इसका, फटाफट फटाफट शेयर करते चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसमें हम कहां पर टिक करेंगे। टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन बाय इंक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग द डेटा। बी टू सर्व एज ए सेंट्रल हब फॉर ऑल डेटा कम्युनिकेशन मैनेजिंग द एंटायर नेटवर्क एंड डेटा फ्लो। सी कहता है टू ऑफलोड द मैनेजमेंट ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन टास्क फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर allowing the CPU to focus on processing application program। और D कहता है यहाँ पर to act as a main storage device for the network, storing all the transmitted data for backup and recovery purpose। yes, तो भाई यहाँ पर जब हम किसकी बात करते हैं, जो फ्रंट एंड प्रोसेसर है, फ्रंट एंड प्रोसेसर क्या काम करता है यहाँ पर, ठीक है, होस्ट कंप्यूटर पर क्या काम हो रहा है, जो मेन कंप्यूटर है, होस्ट कंप्यूटर है, उस पर क्या चल रहा है, उस पर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सभी को ट्रैक करने का जो काम है वो यहां पर FEP फ्रंट एंड प्रोसेसर करता है यहां पर, ठीक है। और इसके साथ साथ अलाउइंग दी CPU टू फोकस ऑन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो जो भी यहां पर एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर फोकस करने के ऊपर फ्रंट एंड जो प्रोसेसर है वो यहां पर है ना इंगेज करता है उसको, ठीक है। और जो फ्रंट एंड प्रोसेसर है इसकी हेल्प से, ठीक है, होस्ट कंप्यूटर के साथ में जितने भी यहाँ पर टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनको ट्रैकिंग भी कर सकते हैं वहां पर क्या एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन मोड यूज्ड बाय द वॉकी टॉकी, है ना।
आपने देखा होगा कल मैंने आपको तीन चीजों के बारे में बताया था। कल मैंने आपको सिंप्लेक्स, है ना, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, है ना, डुप्लेक्स क्या होता है, तो ये हमने कल बताया था। और कल मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। ये तो इनमें से बताओ वॉकी टॉकी किसका एग्जाम्पल है ना, वॉकी टॉकी इनमें से किस में आएगा। जो वॉकी टॉकी है वो सिंप्लेक्स का पार्ट है, वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का पार्ट है, वॉकी टॉकी फुल डुप्लेक्स का पार्ट है, या जो वॉकी टॉकी है वो डुप्लेक्स का पार्ट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा आएगा। तो चारों में से पढ़िए, है ना, चूज करो कौन सा है। यस, तो भाई यहां पर जो वॉकी टॉकी है वो हाफ डुप्लेक्स है ना। सिंप्लेक्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था रेडियो, है ना, जो रेडियो है वो सिंप्लेक्स का एग्जांपल है यहां पर, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं एक ही डायरेक्शन में जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होते हैं। एक ही डायरेक्शन में जब सिग्नल ट्रांसमिट हो गए तो वहां पर सिंप्लेक्स होगा, मतलब सिग्नल आ रहे हैं जा नहीं सकते यहाँ पर। रेडियो, है ना, रेडियो में ऐसे तो होता है सिग्नल रिसीव होते हैं बट जा नहीं सकते। हाफ डुप्लेक्स में यहां पर अगर या तो एक बार में जाएंगे और या एक बार में आएंगे। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति सुन रहा होता है ना। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा होता है तो ये व्यक्ति सुन रहा होता है। तो यहां पर एक बार में एक ही डायरेक्शन में जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन होते दोनों साइड हैं, तो इसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो वॉकी टॉकी में ऐसे ही होता है। और जो फुल डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स का जो एग्जांपल है वो है मोबाइल। तो यहां पर मोबाइल में साइमल्टेनियसली, है ना, जो सिग्नल है वो रिसीव भी होते हैं और सेंड भी होते हैं यहां पर। ठीक है, दो लोग अगर एक साथ बोल रहे हैं एक साथ सुन भी सकते हैं, है ना। फोन पे देखोगे कई बार, मैंने बताया था जब कोई व्यक्ति लड़ रहा होता है फोन पे, मोबाइल पे, तो दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं मोबाइल पे, तो दोनों बोल रहे होते हैं, दोनों सुन रहे होते हैं उस टाइम पर। तो ये मोबाइल में होता है यहाँ पर, जो फुल डुप्लेक्स मोबाइल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन, है ना, अगर हम किसकी बात करें, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंकनेट इन इंडिया, है ना। यहां पर रीजन क्या है, प्राइमरी रीजन क्या है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंकनेट इंडिया के अंदर। तो चारों में से चूज कीजिए, चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा यहां पर, है ना, चारों में से किसके ऊपर टिक करेंगे। यस, तो यहां पर जो अंडर यूटिलाइजेशन है, इट वाज टू एडवांस फॉर इट्स टाइम, है ना। जो बैंक नेट है इंडिया के अंदर अपने समय में बहुत एडवांस था यहां पर। ठीक है, तो इंडिया के अंदर फेस्ड इशू विद लीज लाइन फेलियर एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस। तो हमारे यहां पर उतने हाई लेवल के सॉफ्टवेयर या इस लेवल की जो लीज लाइन है वो हमारे यहां पर नहीं थी, इसलिए जो बैंक नेट है इंडिया के अंदर वो अंडर यूटिलाइजेशन रहा है यहां पर। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दी आईनेट, है ना। आईनेट में यहां पर जो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उसका प्राइमरी एडवांटेज क्या देखने को मिला। ठीक है, अगर हम प्राइमरी एडवांटेज की बात करें तो प्राइमरी एडवांटेज क्या निकल के आता है। तो यहां पर अगर आप प्राइमरी एडवांटेज को देखेंगे तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट अलाउ फॉर डायनेमिक रूटिंग ऑफ कॉल्स इन केस ऑफ रूट फेलियर और कंजक्शन, है ना। अगर यहां पर हम किसकी बात करते हैं तो ये अलाउ करता है जो डायनेमिक रीरूटिंग है ऑफ द कॉल्स की। अगर यहां पर कोई रूट फेलियर होता है या किसी रूट्स में कोई प्रॉब्लम आती है, कंजक्शन आता है, यहां पर कंजेशन आता है, तो ये क्या करता है, एनहांसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की जो रिलेटिव है उसको एनहांस करता है। ठीक है, एंड उसके बाद में जो लाइन है उसको कंटिन्यू करता है। ठीक है, जो लाइन है उसको कंटिन्यू करके रखेगा सो दैट जो नेटवर्क है वो अनइंटरप्टेड रहे, नेटवर्क में कोई इंटरप्शन ना हो, नेटवर्क में कंटिन्यूटी यहां पर बनी रहे, है ना। इसके लिए आईनेट काम करता है यहां पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद में मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। हाउ डज बैंक नेट डिफर फ्रॉम वीजाज नेटवर्क इन टर्म ऑफ ट्रांजेक्शन हैंडलिंग। अगर हम बैंक नेट की बात करते हैं तो बैंक नेट यहां पर जो वीजाज नेटवर्क है उससे कैसे डिफर है, उससे कैसे अलग है ना, इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन हैंडलिंग, जब ट्रांजेक्शन को हैंडल करने की बात आती है। और ABCD में से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें हम लोग। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, भी बी के ऊपर टिक करेंगे। जो बैंक नेट है वो रिलाइज करता है पीयर टू पीयर नेटवर्क पे, P2P नेटवर्क के ऊपर काम करता है बैंक नेट। वहीं पर जो वीजा ट्रांजेक्शन है, जो वीजा नेटवर्क है, वीजा ट्रांजेक्शन के लिए आर प्रोसेस थ्रू ए स्टार बेस्ड या हब बेस्ड नेटवर्क।
तो स्टार बेस्ड या हब बेस्ड नेटवर्क के ऊपर वीजा जो ट्रांजेक्शन नेटवर्क है वो काम करता है यहाँ पर, और जो बैंक नेट है वो P2P बेसिस पर काम करता है। तो ये एक जो बड़ा डिफरेंस है वो देखने को मिलता है यहाँ पर। तो दीज आर दी 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है ना, जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए कि भाई ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स। सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं पीपीबी की, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की लगातार आपको तैयारी करवा रहे हैं। एंड अगर मैं इस पेपर की बात करूं, पीपीबी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के पेपर की बात करूं, तो इसमें आपको टारगेट बना के चलना है कि हमें कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है, कम से कम 60 प्लस नंबर लेकर आने हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग इसकी हमने यूनिट नंबर 46 है ना, इसकी हमने यूनिट नंबर 46 डिस्कस की, और यूनिट नंबर 46 का नाम है डिजिटल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और उसके प्रोडक्ट के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ है, उसके प्रोडक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो उसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। और ये जो क्लासेस हैं हम रेगुलर बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पर आ रही हैं आपके लिए 7 PM पर। तो डेली 7 PM पर आपके लिए क्लास आ रही है। और ये क्लास आपको कहां पर मिलेगी? ये पेड क्लास है जिसमें ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। और ये क्लास आपको कहां पर मिलेगी? ये क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है, जीआईबी के महापैक 2.0 में। अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है तो उसमें ये क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसकी हेल्प से आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, उसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जीआईबी के महापैक 2.0 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करें और 7 PM वाली जो क्लास है वो जरूर अटेंड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं किसकी बात करूं, यहां पर एनपीसीआई की बात करूं, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसको फॉर्मेशन करने का, उसको स्टेब्लिश करने का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑप्शन ए कहता है टू एक्सक्लूसिवली मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज क्लियरिंग सिस्टम इन इंडिया। बी टू कंसोलिडेट एंड इंटीग्रेट मल्टीपल रिटेल पेमेंट सिस्टम इनटू ए नेशनवाइड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस। सी टू रिप्लेस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल अथॉरिटी फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। एंड डी to solely focus on development of credit and debit card infrastructure in the country। तो एनपीसीआई को जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। यहां पर क्या करने के लिए? टू कंसोलिडेट एंड इंटीग्रेट मल्टीपल रिटेल पेमेंट सिस्टम। इंडिया के अंदर, देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट जो यहां पर मल्टीपल रिटेल पेमेंट सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है, उन सभी को एक जगह यूनिफॉर्म करना, एक जगह उनको लेकर आना, ठीक है, और जो बिजनेस प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करना यहाँ पर, है ना, एक स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करना, यही एनपीसीआई है। और एनपीसीआई की वजह से ही इंडिया के अंदर जो रिटेल पेमेंट्स हैं वो बहुत आसान हो गई हैं। रिटेल पेमेंट्स इंडिया में काफ़ी ईजी हो गई हैं क्योंकि लगातार एनपीसीआई इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इन इंडिया दैट इज कंसीडर एज ए सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी SIFMI। तो NACH होगा, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मोबाइल बैंकिंग या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहां पर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, चारों में से चूज कीजिए कौन सा है, इनमें से कौन सा है दैट इज नॉट लिस्टेड एज एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो यहां पर जो मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये इसका पार्ट नहीं होगा। अदरवाइज NACH, IMPS और PPI, है ना, ये इसका पार्ट है।
मोबाइल बैंकिंग एक डिलीवरी चैनल के तौर पर काम करता है। जिस तरीके से एटीएम है, बैंक ब्रांच है, इंटरनेट बैंकिंग है, वैसे ही यहाँ पर जो मोबाइल बैंकिंग है वो डिलीवरी चैनल है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसका आंसर आपको शेयर करना है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी विजन ऑफ द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के अगर हम प्राइमरी विजन की बात करते हैं तो प्राइमरी विजन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज प्राइमरी विजन। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है टू एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। बी कहता है टू प्रोवाइड एनी टाइम एनीवेयर पेमेंट सर्विसेज दैट आर सिंपल, इजी टू यूज, सेफ, सिक्योर, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। सी टू बिकम द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड फॉर रियल टाइम पेमेंट्स इन द रिटेल सेक्टर। एंड डी टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए सोसाइटी दैट रिलाइज सोनली ऑन डिजिटल पेमेंट्स, एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ कैश एंटायरली। इनमें से हम कहां पर टिक करें, कौन सा है करेक्ट आंसर है। तो अगर आप एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अगर प्राइमरी विजन को देखेंगे कि भाई प्राइमरी विजन क्या है यहाँ पर, तो प्राइमरी विजन हो जाएगा यहाँ पर बी, है ना। दिस इज द प्राइमरी विजन। यहाँ पर क्या करना, टू प्रोवाइड एनी टाइम एनीवेयर पेमेंट सर्विसेज, है ना, बिल्कुल सिंपल हो, इजी टू यूज हो, सेफ हो, सिक्योर हो, फास्ट हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। और इनका, इन सभी का जो बेनिफिट है, इन सभी चीजों का जो फायदा है वो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, इंडिया के सिटीजन्स को इसका डायरेक्टली बेनिफिट मिले, इंडिया के सिटीजन्स को इसका डायरेक्टली फायदा मिले यहाँ पर। तो आंसर कौन सा होगा, बी, बी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट और पेमेंट सिस्टम मैनेज्ड बाय एनपीसीआई। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है या पेमेंट सिस्टम है जिसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज नहीं करता यहाँ पर। तो एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, या एनईटीसी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, है ना। इनमें से कौन है जो यहाँ पर डायरेक्टली एनपीसीआई के अंडर में नहीं आता। तो भाई ध्यान रखना, जो एनईएफटी और आरटीजीएस हैं, है ना, चाहे मैं एनईएफटी की बात करूं, आरटीजीएस की बात करूं, ये अभी भी आरबीआई के अंडर में ही है, आरबीआई के ऑपरेशंस में है। ठीक है, एनएफएस एनपीसीआई के अंडर में है, बीबीपीएस और एनईटीसी ये एनपीसीआई के अंडर में है यहाँ पर। लेकिन आरटीजीएस और एनईएफटी अभी भी किसके अंडर में आता है, चाहे मैं एनईएफटी की बात करूं, आरटीजीएस की बात करूं, दोनों के दोनों अभी भी आरबीआई के अंडर में ही हैं। ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑपरेशंस में ही आते हैं। तो आंसर कौन सा होगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच का प्राइमरी पर्पस क्या है यहाँ पर। जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच, उसको क्यों सेटअप किया गया है यहाँ पर, उसको सेटअप करने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन ए कहता है टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट ट्रांजेक्शंस। बी टू इंटरकनेक्ट एटीएम इन इंडिया एंड फैसिलिटेट कन्वीनियंस बैंकिंग बाय ऑफरिंग सर्विस लाइक कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज और मिनी स्टेटमेंट्स। सी टू एक्सक्लूसिवली हैंडल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी एंड पेंशन थ्रू बल्क ट्रांजेक्शंस। डी टू कंसोलिडेट मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ईसीएस सिस्टम इन दी कंट्री, है ना, कंट्री के अंदर जो मल्टीपल ईसीएस सिस्टम है उनको कंसोलिडेट करना यहाँ पर। तो अगर हम एनएफएस की बात करें, जो एनएफएस है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, उसके अगर हम प्राइमरी पर्पस की बात करें तो प्राइमरी पर्पस क्या हो जाएगा। तो एनएफएस का जो प्राइमरी पर्पस है, इंडिया के अंदर जितने भी सारे एटीएम्स हैं उन एटीएम्स को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करना यहाँ पर। ठीक है, सो दैट यहाँ पर कोई भी कस्टमर हो, ठीक है, वो किसी भी बैंक का उसके पास में एटीएम कार्ड हो, है ना, किसी बैंक का उसके पास में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो यहाँ पर, और वो किसी भी बैंक के एटीएम से जाकर ट्रांजैक्शन कर सकता है एनएफएस की वजह से। तो क्योंकि यहाँ पर इंटरकनेक्टिविटी जो मिल जाती है एटीएम को, तो इससे यहाँ पर कई तरह की जो सर्विसेज हैं वो ऑफर की जा रही है। कैश विड्रॉल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, और कई और जो फैसिलिटीज हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। कई और तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो भी यहाँ पर मिल रही है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, बी।
ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर जरूर पुट करते चलिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट में जरूर बताते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे यहाँ पर, ये क्या कहता है, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ लॉन्चिंग नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, है ना, जो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है उसको लॉन्च करने का प्राइमरी एम क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम NACH को जो लाया गया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है टू प्रोवाइड वेब बेस्ड सॉल्यूशन फॉर फैसिलिटेटिंग इंटरबैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन दैट आर रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर्स। बी कहता है टू डेवलप एंड डिप्लॉय ए नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ATM अक्रॉस इंडिया। सी कहता है टू ऑफर वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑन ATM CDM टू कार्ड होल्डर ऑफ पार्टिसिपेटिंग मेंबर बैंक्स। एंड डी कहता है टू एक्सक्लूसिवली हैंडल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पेमेंट्स। यहाँ पर तो जो NACH है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, यहाँ पर बल्क में जो पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, बल्क में जो ट्रांजेक्शन होती हैं उसके लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। तो ये यहाँ पर एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरबैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। यहाँ पर ऐसे ट्रांजेक्शन जो रिपीटेटिव नेचर की हैं, पीरियोडिक नेचर की हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे सैलरी का पेमेंट करना, डिविडेंड का पेमेंट करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं यहाँ पर बल्क में ट्रांजेक्शन होती हैं, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज को एक साथ भेजना पड़ता है यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। तो वहां पर NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का यूज किया जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट आर द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर बैंक्स टू पार्टिसिपेट इन द इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अगर कोई बैंक IMPS, है ना, में पार्टिसिपेट करना चाहता है, अपने यहाँ पर IMPS को एड ऑन करना चाहता है, तो ऐसे केस में अगर हम एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करते हैं तो बैंक्स के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगा, है ना, बैंक को इनमें से किस चीज को फॉलो करना होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है द एंटिटी शुड हैव ए वैलिड बैंकिंग और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी कहता है बैंक मस्ट हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ ATM कनेक्टेड टू NFS नेटवर्क। सी कहता है बैंक शुड बी ए कोर प्रमोटर ऑफ NPCI। और डी कहता है बैंक मस्ट हैव ए मिनिमम नंबर ऑफ मोबाइल बैंकिंग सब्सक्राइबर। है ना, ABCD में से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें, ठीक है, ABCD में से कौन सा है जो हमारा करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो भाई यहां पर जो भी एंटिटी IMPS में पार्टिसिपेट करना चाहती है यहाँ पर, ठीक है, जो भी एंटिटी पार्टिसिपेट करना चाहती है उसके पास में वैलिड बैंकिंग और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस RBI से होना चाहिए। अगर उसके पास में ये लाइसेंस है तभी वो यहाँ पर IMPS में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है वो ए होगा, ए के ऊपर टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए यहाँ पर, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMPS। इनमें से कौन सा जो IMPS का ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन आपसे नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है, कोई तो यहाँ पर कोई 3 ऑप्शन है जो हमारे करेक्ट हैं, कोई 3 ऑप्शन है जो हमारे बिल्कुल सही है, एक ऑप्शन है जो यहाँ पर फॉलो नहीं करता। ऑप्शन ए कहता है टू अनेबल कस्टमर टू यूज मोबाइल डिवाइसेस फॉर एसेसिंग देयर बैंक अकाउंट्स एंड रिमिटिंग फंड्स। बी कहता है टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक्स एंड मोबाइल ऑपरेटर अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। सी कहता है टू मेक पेमेंट सिंपलर जस्ट विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। डी कहता है टू सबसर्व द गोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल पेमेंट्स। तो अगर हम IMPS की बात करें तो IMPS में इनमें से कौन सा नहीं आएगा, टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक एंड मोबाइल ऑपरेटर अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज में नहीं यूज होता है ना, इंडिया से बाहर जो IMPS है उसका इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर, है ना, यानी जो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन है उसमें IMPS का यूज नहीं करते, तो उसके लिए नहीं है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कहता है, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो भाई यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ऑथेंटिकेशन ऑफ IMPS ट्रांजेक्शन। अगर IMPS ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करने की बात आती है तो उसको लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए कहता है ट्रांजेक्शन कैन ओनली बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग ए मोबाइल नंबर एंड MMID।
बी कहता है ऑथेंटिकेशन फॉर ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड वाया ए एटीएम इज डन यूजिंग ए मोबाइल नंबर एंड एम पिन। सी फॉर इंटरनेट बैंकिंग चैनल ट्रांजेक्शंस ऑथेंटिकेशन इज डन यूजिंग द यूजर आईडी, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड एंड ट्रांजेक्शन पासवर्ड। डी मोबाइल बैंकिंग जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल आईएमपीएस ट्रांजेक्शन रिगार्डलेस ऑफ चैनल यूज। तो जो भी यहां पर चैनल इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भी चैनल यहां पर यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें पहचानिए इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर ठीक है, जब भी जो आईएमपीएस ट्रांजेक्शन होगी ऑथेंटिकेशन के लिए इंटरनेट बैंकिंग चैनल ट्रांजेक्शन है ना, या यूजर आईडी पासवर्ड, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, इनके थ्रू यहां पर इनके द्वारा ऑथेंटिकेट करने का काम होता है। इसके थ्रू यहां पर ऑथेंटिकेट किया जाता है जब आईएमपीएस के थ्रू ट्रांजेक्शन करने की बात आएगी यहां पर। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर्स ऑफ आईएमपीएस। इनमें से कौन सा आईएमपीएस की खासियत नहीं है, इनमें से कौन सा आईएमपीएस के फीचर में नहीं आता यहाँ पर, है ना, वो पहचानना है आपको। तो ऑप्शन ए कहता है फंड्स कैन ओनली बी ट्रांसफर ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स, ट्रांजेक्शन आर कन्फर्म टू बोथ सेंडर एंड रिसीवर थ्रू दी एसएमएस। सी it is available 24/7 on all days including bank holidays, and D it is channel in independent and can be initiated from various channels like branch, mobile, internet and ATM। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, ए के ऊपर टिक करेंगे हम लोग, ए करेक्ट आंसर है यहां पर। फंड्स कैन ओनली बी ट्रांसफर ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स, है ना, ये बात गलत है यहां पर, ठीक है। आईएमपीएस से आप 24/7 24 घंटे 7 दिन कभी भी यहां पर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं लगी हुई होती यहां पर। तो दीज आर दी 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है ना, जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। नाउ डेज ये यूनिट की प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ, यूनिट नंबर 46 जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट सिस्टम, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उसको लेकर लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और भाई पीपीबी का जो पेपर है वो आपका 16 जून को है, 16 तारीख को होने वाला है ये पेपर आपका, ठीक है। ये पेपर कब होगा, 16 जून को आपका पेपर होगा ये। और इस पेपर में आपको टारगेट बना के चलना है कि 60+ मुझे स्कोर करना ही करना है। और उसके लिए ईच एंड एवरी पेपर का आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, कॉन्सेप्ट लर्निंग बहुत जरूरी है। इसमें अगर आपके पास जीआईबी का महापैक है तो उसमें आपको हेल्प मिल रही होगी, है ना। अगर आपके पास में जीआईबी का महापैक 2.0 है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, उसमें ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसी टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं आज हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं, सो दैट प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए, है ना, और उस कॉन्सेप्ट के साथ में आप सारे क्वेश्चंस को लिंक कर सकें। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर आया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट इज ए यूनिक फीचर ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर मैं यूपीआई की बात करूं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करूं, उसका यूनिक फीचर क्या है यहां पर, है ना, सिस्टम दैट एनहांस सिक्योरिटी फॉर द यूजर्स, जिसमें यहां पर जो यूजर है उसकी सिक्योरिटी एनहांस होती है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है यहां पर। ऑप्शन ए कहता है यहां पर कि जो यूजर्स हैं आर रिक्वायर्ड टू एंटर देयर कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड फॉर एवरी ट्रांजेक्शंस। बी कहता है ट्रांजेक्शन कैन ओनली बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सी यूजर्स कैन क्रिएट ए वर्चुअल एड्रेस फॉर ट्रांजेक्शंस एलिमिनेटिंग द नीड टू शेयर सेंसिटिव डिटेल्स लाइक कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर। डी कहता है यूपीआई ट्रांजेक्शंस कैन ओनली बी ऑथेंटिकेटेड थ्रू ए सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। यहां पर इनमें से हम कहां पर टिक करें, तो अगर हम किसकी यूपीआई की बात करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करें, तो यहां पर यूपीआई में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्रिएट होता है यहां पर, ठीक है। तो यूजर यहां पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्रिएट कर सकता है ट्रांजेक्शन के लिए, तो अपनी जो सेंसिटिव डिटेल है उसको यहां पर शेयर नहीं करनी पड़ेगी।
है ना, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, है ना, ये सब चीजें उसको यहाँ पर शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो इसकी वजह से जो यूपीआई है उसमें जो सिक्योरिटी है वो एनहांस हो जाती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये एक बड़ा एडवांटेज है ना। आपको किसी के सामने अपना यहाँ पर सीवीवी नंबर नहीं शो करना, दिखाना पड़ेगा, है ना। सीवीवी नंबर, एक कार्ड की आपके एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, कार्ड की नंबर क्या है, नाम क्या है, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सपोर्टेड बाय यूपीआई। यूपीआई इनमें से कौन से टाइप की जो ट्रांजेक्शन है उसको सपोर्ट नहीं करता है ना। कौन से टाइप की ट्रांजेक्शन है? ऑप्शन ए कहता है पे रिक्वेस्ट वेयर द इनिशिएटिंग कस्टमर पुशेस फंड्स टू इंटेंडेड बेनिफिशियरी। बी कलेक्ट रिक्वेस्ट वेयर द कस्टमर पूल्स फंड्स फ्रॉम इंटेंडेड रेमिटर यूजिंग ए वर्चुअल आईडी। सी कहता है डायरेक्ट डेबिट रिक्वेस्ट वेयर द कस्टमर ऑथराइजेस ए मर्चेंट टू डायरेक्टली डेबिट देयर अकाउंट फॉर recurring payments. And D मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन विच इज ए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। इनमें से कौन सा है? तो अगर हम कौन से टाइप की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करें जो यूपीआई पर सपोर्टेड नहीं है यहाँ पर, तो डायरेक्ट डेबिट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर जो भी कस्टमर है, अगर कस्टमर यहाँ पर जो मर्चेंट है उसको ऑथराइज करता है टू डायरेक्टली डेबिट देयर अकाउंट, तो यहाँ पर मर्चेंट डायरेक्टली उसके अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो डायरेक्ट जो डेबिट रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है। और अगर यहाँ पर मैंडेट लगाने की बात आती है, रिकरिंग पेमेंट्स की बात आती है, रिकरिंग डेबिट करने की बात आती है, तो इस केस में यहाँ पर कौन काम करेगा? इस केस में यहाँ पर कस्टमर जब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाएगा तो उसके बेसिस पर बैंक यहाँ पर कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करेगा, है ना। बैंक यहाँ पर डेबिट करेगा कस्टमर के अकाउंट को, ना कि यहाँ पर मर्चेंट। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूपीआई ओवर आईएमपीएस? तो भाई आईएमपीएस की जगह कौन आया? आईएमपीएस की जगह यूपीआई आया। ठीक है, आईएमपीएस की जगह यूपीआई को लेकर आए। तो जब आईएमपीएस की जगह यूपीआई को लेकर आए तो इसका एडवांटेज क्या देखने को मिला, है ना। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट? इसका फायदा क्या हुआ यहाँ पर कि भाई आईएमपीएस पहले से था और आईएमपीएस की जगह क्या लेकर आ गए? ठीक है, आईएमपीएस की जगह लेकर आ गए यहाँ पर यूपीआई, तो फायदा क्या हुआ, है ना। ऐसा क्या एडवांटेज मिला, ऐसा क्या फायदा मिला यहाँ पर कि वो ज्यादा बेनिफिशियल है, वो ज्यादा फायदे वाला है ना। उसमें जो एडवांटेज है वो मिला यहाँ पर, यूपीआई को लेकर आने की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर? तो ऑप्शन ए कहता है यूपीआई रिक्वायर्स दी पेयर टू फिजिकली विजिट द बैंक टू ऑथराइज ट्रांजेक्शंस। यहाँ पर गलत है, रॉन्ग है बिल्कुल। UPI allows for the transfer of funds using only account number and IFSC code. UPI provide the functionality to request money pool functionality from another user. And D कहता है UPI transaction can only be authorized using a single factor authentication process। यहाँ तो भाई अगर हम UPI की बात करें तो UPI provide the functionality of the request money। ठीक है, तो कोई जो दूसरा यूजर है, जो सामने वाला यूजर है, वो आपके पास में रिक्वेस्ट भेज सकता है। किस चीज को लेकर रिक्वेस्ट भेज सकता है कि अगर उसको मान लेते हैं 1000 रुपये चाहिए, तो वो 1000 वो आपके यूपीआई आईडी पर 1000 की रिक्वेस्ट भेज सकता है। और जब सामने वाले आपके पास में रिक्वेस्ट भेजेगी, आप उसको अप्रूव कर देंगे, अप्रूव करते ही उसके पास में यहाँ पर पैसा चला जाएगा। डिक्लाइन कर देंगे तो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी, अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये यूपीआई में है, ये जो फैसिलिटी है वो आईएमपीएस में नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। यहाँ पर व्हाट इज द रोल ऑफ यूपीआई पिन इन यूपीआई सिस्टम, है ना। अगर हम यूपीआई सिस्टम में यूपीआई पिन की बात करें तो वो क्या रोल प्ले करता है? तो इट इज ए वन टाइम पासकोड यूज फॉर रजिस्टरिंग विद यूपीआई एप्लीकेशन। इट इज ए 4 to 6 डिजिट पासकोड क्रिएटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन विद द यूपीआई ऐप एंड इट इज मैंडेटरी टू ऑथराइज ऑल बैंक ट्रांजेक्शंस। सी इट इज ए unique identifier for each transaction and it is used instead of a virtual address. And D it is used exclusively for Aadhaar number based transaction in the UPI system। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करें, कौन सा है जो करेक्ट आंसर इंडिकेट करे? तो भाई यहाँ पर जो यूपीआई है, यूपीआई में जब तक आप यूपीआई पिन नहीं डालेंगे तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगी, वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर कामयाब नहीं होगी।
ठीक है, वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगी। और उसके लिए यहां पर जो यूपीआई पिन है बहुत जरूरी है फाइन ट्रांजेक्शन को यहां पर कंप्लीट करने के लिए। और इसमें 4 से 6 डिजिट का पासकोड रहता है ना। कुछ बैंक्स में यहां पर 4 डिजिट का रहेगा, कुछ बैंक्स में यहां पर 6 डिजिट का पासकोड रहता है। और जब यूपीआई पर रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी टाइम पर इसको क्रिएट करना होता है। और फिर यहां पर जितने भी सारे बैंक ट्रांजेक्शन होंगी यूपीआई के थ्रू उनको ऑथराइज करने के लिए इस पासकोड को एंटर करना होता है। तो आंसर बी होगा, बी के ऊपर टिक करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। जब भी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहेंगे, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वन टाइम मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी फीचर्स इन द यूपीआई 2.0। तो यूपीआई 2.0 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यूपीआई 2.0 आ गया है ना। और यूपीआई 2.0 में यहां पर देखेंगे वन टाइम मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनलिटी है ना। यहां पर मैंडेट वाली जो सुविधा है वो यूपीआई 2.0 में आ गई। तो इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर। ऑप्शन ए कहता है टू अलाउ कस्टमर्स टू प्री ऑथराइज ए ट्रांजेक्शन एंड ब्लॉक फंड्स इन देयर अकाउंट फॉर ए फ्यूचर डेबिट। कि यहां पर कस्टमर जो है वो पहले से प्री ऑथराइज कर सकता है ट्रांजेक्शन को और फंड को ब्लॉक कर सकता है अपने अकाउंट में, सो दैट फ्यूचर में यहां पर अकाउंट में डेबिट किया जा सके। बी कहता है टू अनेबल कस्टमर टू लिंक मल्टीपल सेविंग अकाउंट टू देयर यूपीआई एप्लीकेशंस। सी कहता है टू प्रोवाइड कस्टमर्स with the ability to check the balance of their overdraft account। and D to enhance the security of QR code scanning during transactions। यहाँ पर तो जो कस्टमर है वो पहले से ही जो ट्रांजेक्शन है उनको ऑथराइज कर सकता है यहाँ पर, है ना। मैंडेट देने का मतलब है कि कस्टमर ने पहले से ही यहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा दी कि जैसे किस इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं। जैसे अगर आपने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, नेटफ्लिक्स में हर महीने उसका बिल बनता है, बिल पेमेंट करना पड़ता है। या आपके पास में कोई यहाँ पर ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी है, उसमें बिल बनता है, उसका पेमेंट करना पड़ता है आपको हर महीने। तो यहाँ पर यूपीआई में आप क्या कर सकते हैं, पहले से ऑथराइज कर सकते हैं। जैसे ही आपका बिल बनेगा, इंटीमेशन आएगा, तो उतना पैसा आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे केस में ब्लॉक फंड्स इन देयर अकाउंट ऑफ ए फ्यूचर डेबिट। तो यहाँ पर हर महीने आपको अलग से बैठकर पेमेंट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक जो सुविधा है इसमें मिल जाती है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहां पर ये क्या कहता है, हाउ डज द इनवॉइस इन द इनबॉक्स, है ना, इनवॉइस इन द इनबॉक्स फीचर एनहांस यूपीआई पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर। तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था इनवॉइस इन द इनबॉक्स वाला फीचर्स कि यूपीआई 2.0 में कुछ जो यहां पर चीजें हैं वो एड ऑन की गई हैं, कुछ नए नए फीचर्स जो हैं ये एड ऑन किए गए हैं यूपीआई में। तो यहां पर इनवॉइस इन द इनबॉक्स जो फीचर है वो एनहांस किया गया है यूपीआई पेमेंट एक्सपीरियंस को यहां पर अच्छा करने के लिए कस्टमर के। इट इज अलाउस कस्टमर टू प्री ऑथराइज ट्रांजेक्शन विदाउट ब्लॉकिंग फंड्स इन देयर अकाउंट। बी कहता है इट अनेबल कस्टमर टू चेक एंड वेरीफाई द इनवॉइस और अटैचमेंट बिफोर ऑथराइजिंग द पेमेंट। सी कहता है इट प्रोवाइड कस्टमर विद टू बैलेंस फॉर देयर ओवरड्राफ्ट अकाउंट अवेलेबल एंड एक्चुअल यूजेबल। एंड डी कहता है इट अलाउज दी customer to link multiple current account to their UPI applications। इनवॉइस इन द इनबॉक्स फीचर जो है वो एनहांस करता है यूपीआई पेमेंट एक्सपीरियंस को कस्टमर के लिए। तो इसमें यहाँ पर जो कस्टमर है किसी भी बिल का, किसी भी इनवॉइस का पेमेंट करने से पहले उसे चेक कर सकता है, उसे वेरीफाई कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। एंड अटैचमेंट बिफोर ऑथराइजिंग द पेमेंट, तो यहाँ पर उसको व्यू करके देख सकता है कि किस चीज का बिल है, किस चीज का पेमेंट है यहाँ पर। तो वेरीफाई एंड ऑथराइज करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो है कस्टमर के लिए यहाँ पर। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूनिक टू द भीम ऐप कंपेयर टू अदर यूपीआई एप्स, है ना। अगर आप भीम एप्लीकेशन को अदर यूपीआई एप्लीकेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या यूनिक फीचर देखने को मिलता है ना, क्या यूनिक फीचर है उसमें। ऑप्शन ए कहता है सेंडिंग मनी यूजिंग ए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, चेकिंग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड पेंडिंग यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट, शेड्यूलिंग पेमेंट रिमाइंडर्स फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, सेटिंग एंड चेंजिंग द यूपीआई पिन फॉर लिंक्ड बैंक अकाउंट्स। यहाँ पर ठीक है, जो अदर यूपीआई एप्स है उनसे कौन सी चीज इसमें आपको डिफरेंट देखने को मिलती है।
तो शेड्यूलिंग पेमेंट रिमाइंडर फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, है ना, ये काम आप भीम एप्लीकेशन में कर सकते हैं। जो पेमेंट रिमाइंडर्स हैं उनको शेड्यूल कर सकते हैं, और जब भी पेमेंट करने की बात आएगी तो आपके पास में यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। ये अदर यूपीआई एप्लीकेशन में ये फीचर्स नहीं है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट पर डे फॉर ए सिंगल बैंक अकाउंट लिंक ऑन भीम। जो भी बैंक अकाउंट भीम के साथ में लिंक है भीम एप्लीकेशन में, उस बैंक अकाउंट से आप पर डे मैक्सिमम कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितना पैसा भेज सकते हैं। 50,000 है, 1 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, या इसकी कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो भाई यहाँ पर भीम एप्लीकेशन के थ्रू जो लिमिट है दैट इज ₹1,00,000, 1 लाख रुपए की है। यूपीआई की लिमिट 2 लाख रुपए की है ना, यूपीआई की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है, और आईएमपीएस की जो लिमिट है वो है यहाँ पर 5 लाख रुपए। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो यूपीआई है यूपीआई 2.0 की लिमिट 2 लाख रुपए, भीम की 1 लाख, और आईएमपीएस की जो लिमिट है वो यहाँ पर 5 लाख रुपए। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट यानी बीबीपीसीयू इन दी भारत बिल पेमेंट सिस्टम, है ना, जो बीबीपीएस सिस्टम है उसमें भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट का रोल क्या है, क्या काम करता है ना। और जो भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक्ट एज ए कस्टमर टच पॉइंट एंड सर्विस पॉइंट इन दी भारत बिल पे इकोसिस्टम। बी कहता है यहाँ पर, अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो हमारा जो बी पॉइंट है वो कहता है टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय वेरियस बिलर्स। एंड उसके बाद में सी, टू सेट बिजनेस स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड अंडरटेक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एक्टिविटीज। उसके बाद में डी कहता है टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद कस्टमर्स एंड बिलर्स फॉर द कलेक्शन एंड पेमेंट्स ऑफ द बिल। इनमें से हम कहां पर टिक करें, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो होगा सी, टू सेट बिजनेस स्टैंडर्ड्स रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड अंडरटेक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एक्टिविटीज। तो बीबीपीसीयू का जो रूल है ना, बीबीपीसीयू के तौर पर जो यहाँ पर रोल प्ले करता है वो कौन है, यहाँ पर एनपीसीआई। तो आरबीआई ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर बीबीपीएस में बीबीपीसीयू बनाया है, और जो एनपीसीआई है वो यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे बीबीपीएस पर उसमें क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम करेगा, उसके साथ साथ बिजनेस स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स बनाने का काम भी करेगा, है ना। लेकिन जो मेन काम है इसका वो क्लियरिंग और सेटलमेंट वाला काम रहने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज ए यूनिक फीचर ऑफ द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है उसका यूनिक फीचर क्या है यहाँ पर। It is only allows payment for electricity and telecom bills. B, it provide a one-stop ecosystem for the payment of all bills with interoperability and accessibility across the India. C, it requires customer to visit a bank branch for bill payments. And D, it restrict the number of Bharat Bill Payment Operating Units (BBPOU) a biller can tie up with to one. तो अगर मैं बीबीपीएस की बात करूं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की बात करूं, तो उसका यूनिक फीचर क्या है यहाँ पर। तो इट प्रोवाइड वन स्टॉप इकोसिस्टम फॉर पेमेंट्स ऑल द बिल्स। सारे जो बिल्स हैं आप उनका एक ही जगह आकर पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिया में आज के समय में बिल पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है, बहुत ईजी हो गया है। पहले बिल पेमेंट करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन आज के समय में देखोगे बिल पेमेंट करना बहुत ही ईजी, है ना, टास्क हो गई है यहाँ पर। तो इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में हैं। आप अपने अडर 24/7 अकाउंट में देखेंगे, अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है तो उसमें आपको यूनिट नंबर 46 के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो उन सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कर लेना है, उन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देख लेना है ना। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। इस यूनिट के काफी लेंदी यूनिट है, यूनिट नंबर 46, और यहां पर आपको काफी एडवांटेज इसका मिलेगा। अगर आपके पास जीआईबी का महापैक नहीं है, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं, या ये टॉपिक आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिंपली बताता हूं, आप जीआईबी के महापैक 2.0 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसका यूज कर लो, है ना। आप क्या कीजिए,
गूगल में सर्च कीजिए अड्डा 24/7 और सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले काम क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में जीआईबी सीआईबी एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। जीआईबी सीआईबी एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद में जीआईबी मई 2024 के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पावर पैक रिवीजन बैच बाइलिंगुअल और पावर पैक रिवीजन बैच इंग्लिश मीडियम, ये बैच अभी 25 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। ये जो 25 तारीख से 25 ऑफ मई से शुरू होने वाले हैं आपके लिए दोनों बैच। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको जीआईबी के महापैक 2.0 में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है जीआईबी का महापैक 2.0। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो लाइव क्लासेस हैं, हम डेली 7 PM पर पीपीबी की पेड लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद में टॉपिक वाइज क्वेश्चन फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। 6-7 हज़ार क्वेश्चन आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पर चारों पेपर के शॉर्ट नोट्स ई बुक्स की फॉर्म में मिलेंगे और इसके साथ साथ मिनी मैराथन और महा मैराथन क्लासेस आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। आपको सिंपली बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो कूपन कोड है वो एंटर करना है आपको Y195, है ना। ये कूपन कोड एंटर करेंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये कूपन कोड एंटर करके अप्लाई के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको मोर देन 23,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1% का डिस्काउंट मिलेगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में, तो 300 रुपीज़ और कम हो जाते हैं यहाँ पर, तो 6598 रुपीज़ में, है ना। 6598 रुपये में आपको जीआईबी का महापैक 2.0 कंप्लीट मिल जाता है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना। इस वीडियो के पिन कमेंट चेक करेंगे, वहां पर भी मिल जाएगा। क्लिक करें, एनरोलमेंट करें और अपनी जो तैयारी है शुरू कर दें। कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।